नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचबीटेट नवंबर 2025 के लिए जीके का पार्ट 61 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 61 का जो पहला क्वेश्चन है कि इंदिरा बिंदु भारत के किस भाग में स्थित है, तो विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द इंदिरा पॉइंट लोकेटेड इन। तो बात करें इंदिरा बिंदु की, तो इंदिरा बिंदु भारत की किस भाग में है, तो इंदिरा बिंदु की अगर बात करें तो ये भारत के दक्षिण भाग में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इंदिरा बिंदु भारत के दक्षिणी भाग में है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कभी ये भी पूछता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ये आपका इंदिरा पॉइंट है। इस बात को आपने याद रखना। तो साउथर्न पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। और अगर बात करें नॉर्थर्न पॉइंट की, उत्तरी बिंदु की, तो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। बस ऊपर कॉल आएगा, नीचे पॉइंट आएगा। दोनों बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो पश्चिमतम आपका वेस्टर्न पॉइंट और एक आपका कौन सा ईस्टर्न पॉइंट। तो पश्चिमतम बिंदु है सर क्रीक, जिसको गौर मोती या ग्वार मोती के नाम से भी जाना जाता है। तो सर क्रीक, गौर मोती, ये भारत का क्या है, पश्चिमतम बिंदु है। और अगर बात करें भारत की पूर्वतम बिंदु की, तो वो कीबिथु। कौन सा है? कीबिथु। कीबिथु या इसको वलांगू भी कहा जाता है, और इसको कहते हैं सर क्रीक या गौर मोती। ठीक है, ऊपर है आपका पॉइंट, नीचे है पॉइंट और ऊपर है कॉल। तो सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। अगर आप एचपीटेट नवंबर में अपना एचपीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, हमसे लेना चाहते हैं वो हैंड रिटन नोट्स जो आपके स्टेट परीक्षा को क्वालिफाई करवा सकते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे इस नंबर के साथ 7876145409। हमारे पास आपके लिए वो हैंड रिटन नोट्स है जो आपको बहुत बेहतरीन तैयारी इस परीक्षाओं के लिए करा सकते हैं। और लगातार आप इन वीडियोज़ को देखते रहिए, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप इस नंबर पर जुड़ सकते हैं। एक बार पुनः मैं नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ। लीजिए दोस्तों, ये हमारा नंबर है। अच्छा, बात करें आपके, एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये भारत है, ये भारत है। और भारत का उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो कितना है, तो ये है आपका भारत का वो 3214। कितना है? 3214 किलोमीटर। और अगर बात करें आपका पश्चिम से पूर्व, तो है 2933। दोनों बातें याद है। 2933 तो है आपका कहाँ से कहाँ तक, 2933 है आपका पूर्व से पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण है 3214। दोनों बातें ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों बातें ही परीक्षाओं में काम आने वाली है। और एक मैंने अभी वीडियो डाली है एचपी टेट के लिए, जिसमें मैंने बोला है कि लास्ट के 15 दिन अब बचे हैं, कैसे तैयारी आपको इस एग्ज़ाम के लिए करनी है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। वो मेरी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट में ही है, एक दो वीडियो पहले मैंने डाल रखी है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर वॉच करें। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वाज पंचायती राज फर्स्ट इन इंट्रोड्यूस्ड। तो भैया पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? अच्छा, बात हो रही है पंचायती राज की। देखिए पंचायती राज आप सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि पंचायती राज की शुरुआत भारत की राजस्थान राज्य से हुई है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और राजस्थान में कहाँ से हुई है और कब हुई है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो राजस्थान से हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। अच्छा, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत होती है। इसका उद्घाटन जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस समय के भारत के प्रधानमंत्री होते थे। और भैया याद रखना है, याद रखना है कि जो पंचायती राज है वो कहाँ से शुरू हुआ, तो ये राजस्थान के नागौर जिले, राजस्थान में एक ज़िला है नागौर, कभी अंदर जाके पूछा जाता है, राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो पंचायती राज है उसको संवैधानिक दर्जा तो दिया गया, वो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? तो 1992 का जो 73वां संविधान संशोधन, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट था, उसी के तहत जो है वो क्या दिया गया, तो 1992 का जो 73वां संविधान संशोधन है, उसी के तहत पंचायती राज का दर्जा इसको दिया गया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, पंचायती राज जो है वो किस समिति की सिफारिश पे इस समय वर्तमान में काम कार्य कर रहा है? और जो पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा मिला था वो मिला था 24 अप्रैल 1993। अच्छा, संवैधानिक दर्जा मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा यहाँ पे मिला वो 24 अप्रैल 1993 को मिला। इसीलिए आप सभी लोग जानते हैं कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। तो पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है वो आपका कब मनाया जाता है, तो याद रखना ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और पहली बार जो पंचायती राज दिवस मनाया गया वो 2010 में मनाया गया था। ये भी आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अच्छा, पंचायती राज का जनक, बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है, तो बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता को जो है पंचायती राज का जनक भी कभी कभार कह दिया जाता है नॉर्मल भाषा में, क्योंकि उन्होंने ही बोला था कि पंचायती राज जो
मतलब कि 3 स्तर पे होगा, 3 स्तरीय व्यवस्था इसकी होगी। एक तो होगी आपकी सबसे ऊपर जो होगी वो होगी ग्राम, सबसे नीचे होगी ग्राम, फिर होगी उसके बाद ब्लॉक और उसके बाद होगी जिला स्तर। तो पंचायती राज को बलवंत राय मेहता जो समिति की जो सिफारिश थी उसके अनुसार गठन किया गया था। कब दी गई थी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश? 1957 में। इन्होंने ही सुझाव दिया था कि पंचायती राज के 3 स्तर होने चाहिए। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्होंने कही थी। अच्छा, क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा जाता है कि भारत के वो कौन से राज्य है जहाँ पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो दोस्तों, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, ये भारत के 3 ऐसे राज्य हैं। एक बार दोबारा सुन लीजिए, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर क्या है, पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ये 243 का जो एम का जो 2 है उसमें बताया गया है कि इसके तहत इन राज्यों को क्या है, छूट दी गई है। 3 राज्य नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, इन तीनों को है वो क्या नहीं है, आपका छूट है कि आप जो है अपनी हिसाब से स्थानीय प्रशासन वहाँ पे बना सकते हैं। ये बात मेघालय में भी है, आपका मिजोरम में भी है। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। तो चलिए जी अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी अगला क्वेश्चन है कि भोजरी उत्सव हिमाचल प्रदेश में किस जगह मनाया जाता है? तो अगर बात करें भोजरी उत्सव की, तो भोजरी उत्सव हिमाचल प्रदेश के चंबा में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, भोजरी उत्सव आपके चंबा में मनाया जाता है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि भोजरी उत्सव आपके चंबा में मनाया जाता है, इसके अलावा चंबा में और क्या क्या होता है? तो चंबा की अगर बात करूँ तो चंबा में आप सभी लोग जानते हैं कि चंबा में होता है मिंजर मेला। मिंजर मेला वही जो कि सावन महीने के दूसरे रविवार को लगता है और एक सप्ताह तक आगे चलता है, तीसरे रविवार तक चलता है। एक बार पूछा गया था कि जो मिंजर मेला है वो चंबा में कहाँ पे? तो ये चंबा के चौगान मैदान में मनाया जाता है और ये वरुण देवता की यहाँ पे जो है वो पूजा की जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इस मेले को जो है वो राजा साहिल वर्मन के द्वारा, जो कि चंबा के राजा थे, उनके द्वारा शुरू किया गया था। अच्छा, चंबा में ही भरमौर जात्रा मेला लगता है जो कि अगस्त महीने में लगता है। चंबा में भरमौर भी चंबा में और भरमौर जात्रा मेला भी चंबा में लगेगा। छतराड़ी जात्रा मेला, तो छतराड़ी जात्रा मेला भरमौर जात्रा मेले के 1 महीने बाद सितंबर में मनाया जाता है, ये भी चंबा में लगता है। सूही मेला भी आपके चंबा में अप्रैल में मनाया जाता है। सूही मेले के अलावा, और सूही मेले की अगर मैं बात करूँ ना, ये अप्रैल में मनाया जाता है और इसमें ना पुरुषों का आना वर्जित है, सिर्फ महिलाएं एवं बच्चे जाते हैं। तो महिलाओं एवं बच्चों के द्वारा जिसमें शामिल किया जाता है हिमाचल का ऐसा मेला, तो वो सूही मेला है। ठीक है, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इन सभी बातों को डिटेल से याद रखना चाहिए। तो चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को मैं बताना चाहूँ, चंबा के कुछ लोक नृत्य भी है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे कि आपका चंबा में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो झांझर नृत्य, झांझर बहुत इंपॉर्टेंट है। झांझर हो गया आपका, कुंजू चंचलो, फुलमू रंजो, भुक्कू गद्दी, ये सारे के सारे गीत है, कहाँ के? चंबा के गीत है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन देखो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक किताब है चंबा से संबंधित, और वो किताब है आपकी मुक्तसर तारीख रियासत चंबा। तो मुक्तसर तारीख रियासत चंबा जो बुक है वो लिखी है गरीब खान। किसने लिखी है? गरीब खान। तो तारीख रियासत चंबा वो लिखी है किसने? गरीब खान ने लिखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एंटिक्स ऑफ चंबा स्टेट, क्या बोलेंगे? एंटिक्स ऑफ चंबा स्टेट। थोड़ा सा यहाँ पे पेन मेरे पास नहीं है जिसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो एंटिक्स ऑफ चंबा स्टेट लिखिए BC छाबड़ा। तो छाबड़ा सामने लिखिए एंटिक्स ऑफ चंबा स्टेट, और सर तारीख ऑफ रियासत चंबा जो है वो लिखिए गरीब खान। तो दोनों आपको याद रखने, दोनों किताबों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। जी अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो अगर बात करें भारत के संविधान की, तो भारत के संविधान में जो मूल रूप से जो आर्टिकल है वो कितने हैं? आप सभी लोग जानते हैं 395 हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करते हैं, मोटा मोटा यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक आता है? तो मौलिक अधिकार आते हैं 12 से 35, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। और ये भारतीय संविधान का जो भाग नंबर 3 है उसमें आता है। तो भारतीय संविधान का भाग 3 में बात होती है आपके फंडामेंटल राइट्स की। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि जो आपका भाग 4 है उसमें क्या आता है? तो भाग 4 में आता है DPSP। भाग 4 में आता है DPSP को क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक आते हैं? आर्टिकल नंबर 36 से
51 तक आते हैं, ये भी आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से आर्टिकल्स में से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, भाग 4, एक तो है भाग 4, एक है भाग 4 का ए। तो भाग 4 का जो क है उसमें आता है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ड्यूटीज अलग है, और आपको याद रखना मौलिक अधिकार लिए है यूएसए से, जो कि 12 से 35 आते हैं। और जो मैंने अभी डीपीएसपी बताया वो आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका मौलिक कर्तव्य है, जो कि आप बोल रहे हो सर 51 का ए, आर्टिकल नंबर 51 का ए और भाग 4 के ए में शामिल है, और इनको शामिल किया गया है आपका 42वां मौलिक कर्तव्य को शामिल किया है लेट 42वां संविधान संशोधन 1976। तो 42वां संविधान संशोधन 1976, या बोलेंगे 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के तहत इसको शामिल किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। तो ये सारी बातें परीक्षाओं में पूछी जाएगी, इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप इन सभी बातों को डिटेल से याद रखिए। और याद रखना 51 के ए में 11 मौलिक कर्तव्य की वर्तमान में बात की गई है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मौलिक कर्तव्य होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज होती है, उनको किसके सिफारिश पे भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया जाता है। इसके अलावा भारत का राष्ट्रपति की बात 52 से 61, जो कि भाग 5 के अंतर्गत आता है। भारत के संविधान का 52 से 61 राष्ट्रपति के बारे में बात करता है। आर्टिकल नंबर 63 उपराष्ट्रपति की बात करता है, और आर्टिकल नंबर 72 राष्ट्रपति को समाधान की बात करता है। अच्छा, मंत्रिपरिषद की बात कहाँ पे की जाती है? तो मंत्रिपरिषद की बात राष्ट्रपति सहायता के लिए मंत्रिपरिषद और एक प्रधानमंत्री होगा, ये आर्टिकल नंबर 74 में बताया गया है। तो ये देखिए सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ोगे उतना ज़्यादा ये चीज़ें आपको परीक्षाओं में काम आने वाली है, नंबर दिलाने वाली है। और हर वीडियो में मैं धमाका लेके आ रहा हूँ, आप इस धमाके के साथ पढ़ते रहे। जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 76, ठीक है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आर्टिकल नंबर 148, भारत के कैग के बारे में 148 में बोला गया है। आपका फाइनेंस कमीशन, जिसको वित्त आयोग कहा जाता है, आर्टिकल नंबर 280 फाइनेंस कमीशन की बात करता है। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, ये अनुच्छेद नंबर 315 में आता है। आपका निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन आर्टिकल नंबर 324 में आता है। अच्छा, आपका पार्लियामेंट संसद का गठन, ये आर्टिकल नंबर 79, और इसके दो है, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। राज्यसभा की बात होती है आर्टिकल 80 में, और लोकसभा की बात होती है आर्टिकल 81। तो 79 में था पार्लियामेंट, फिर था राज्यसभा आरएस, फिर है लोकसभा, ठीक है 81। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से यहाँ पे याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए जी, अगला क्वेश्चन हिमाचल से आ रहा है, और क्वेश्चन है कि हिमाचल अतीत और वर्तमान पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिमाचल अतीत और वर्तमान पुस्तक के जो लेखक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बड़ा नाम है। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश अतीत वर्तमान की जो ये किताब है, ये जो लिखी गई है, इसकी जो राइटर है वो है आपकी, देखिए हिमाचल नहीं है, ये शिमला अतीत और वर्तमान पुस्तक। तो इसके लेखक है आपके एडवर्ड जे बक। एक सेम किताब है हिमाचल अतीत और वर्तमान और भविष्य एक झलक, वो किताब लिखी है देवराज शर्मा। लेकिन हिमाचल की जगह अगर शिमला दे दिया जाए तो शिमला में आप क्या करोगे, एडवर्ड जे बक का नाम लगा दोगे। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से आपको ये बात याद रखनी है। अच्छा मेरे भाई, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है कि जो आपका निकोलस रोरिक है, क्या इनके द्वारा कोई बुक लिखी गई है? तो अगर निकोलस रोरिक की बात करें तो इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। निकोलस रोरिक की अपनी इनकी है हिमाचल अबॉर्ड ऑफ लाइट। तो हिमाचल अबॉर्ड ऑफ लाइट पुस्तक की रचयिता है निकोलस रोरिक। उसी प्रकार नोरा रिचर्ड्स की कोई बुक है? जी बिल्कुल है, इनकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक का नाम है कंट्री लाइफ। क्या नाम है? कंट्री लाइफ। तो कंट्री लाइफ बुक किसकी है? तो कंट्री लाइफ बुक है नोरा रिचर्ड की। ये आपको डिटेल से याद रखना है। इसके अलावा आपको मैं अगर बताना चाहूँ जेसी फ्रैंक, सर जेसी फ्रैंक की कोई किताब है? जी हाँ बिल्कुल है, हिमालयन आर्ट। तो हिमालयन आर्ट जो पुस्तक है वो है जेसी फ्रैंक की। तो ये सारी किताबें आपको डिटेल से याद रखनी है। मैं कुछ रैंडम किताबें और आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपका बुक है हमारी यहाँ पे कल्चर हेरिटेज ऑफ हिमालय। तो कल्चर हेरिटेज ऑफ हिमालय बुक लिखी है KL वेद ने। अच्छा एक बुक और है आपकी, बुक का नाम है आपका कामनीय किन्नौर। तो कामनीय किन्नौर बुक का है RK कौशल। तो कामनीय किन्नौर जो बुक है उसके राइटर है आपके RK कौशल, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा हिमालयन सर्किट बुक है GD खोसला।
तो जीडी खोसला की बुक है हिमालयन सर्किट, ये भी आपको डिटेल से याद रखना चाहिए। एक बुक और है बिलासपुर की कहानी, भाई ये बुक आ सकती है इस बार। तो बिलासपुर की कहानी लिखी है अक्षर सिंह ने। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, शांता कुमार। देशभक्त स्वामी विवेकानंद, ये किताब भी लिखी है शांता कुमार ने। लाजो, हिमालय पर लाल छाया, राजनीति एक षड्यंत्र, ये सारी किताबें लिखी है धरती है बलिदान की शांता कुमार के द्वारा। एक किताब बहुत फेमस है कांगड़ा पेंटिंग, तो कांगड़ा पेंटिंग लिखी है एमसी रंधावा। तो ये बुक भी आपको जरूर याद रखनी है। तो हिमाचल की कुछ ऐसी किताबें हैं जो परीक्षाओं में ये बार बार पूछी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का वाहन योग्य सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। तो आप सभी लोग जानते हैं वाहन योग्य सबसे ऊंचा दर्रा है आपका कौन सा, कुंजुम दर्रा। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना। अच्छा, कुंजुम दर्रा किस किस के बीच है, तो कुंजुम दर्रा लाहौल को स्पीति के साथ जोड़ता है। तो लाहौल और स्पीति को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, कुंजुम दर्रा। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखना है। लाहौल स्पीति को जोड़ता है या अलग करता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा देखिए, अगर बात करूँ मैं टेम्पोला दर्रा, टेम्पोला दर्रा कहाँ है, तो टेम्पोला दर्रा भी लाहौल और स्पीति जिले में है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाला है। और टेम्पोला दर्रे की अगर मैं बात करूँ तो एक कोकसर गांव पड़ता है, कोकसर। कोकसर गांव भी आपके टेम्पोला दर्रे के पास ही है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, कुछ हिमाचल के इंपॉर्टेंट दर्रे, जैसे हिमाचल का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है हिमाचल का सबसे ऊंचा दर्रा, जिसका नाम है परांगला दर्रा। तो जी हाँ, आपको याद रखना है परांगला पास, परांगला दर्रा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अच्छा, एक है दराटी दर्रा, एक है सांच दर्रा। ये दोनों के दोनों दर्रे चंबा को पांगी से जोड़ते हैं। तो चंबा को पांगी से जोड़ने वाला दर्रा एक दराटी दर्रा है, एक आपका सांच दर्रा है। दोनों दर्रे आपको डिटेल से याद रखने हैं। एक क्वेश्चन और है रोहतांग दर्रा। अगर रोहतांग दर्रे की बात करें तो रोहतांग दर्रे को प्लेन ऑफ क्रॉप्सिस भी कहा जाता है, लाशों का ढेर भी कहा जाता है। तो हिमाचल का वो दर्रा जिसको लाशों का ढेर कहा जाता है, तो वो आपका कहाँ पर है, चंबा में है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। और देखिए, इतनी सारी वीडियोज एचवी टेट के लिए शायद ही कोई ऐसा यूट्यूब चैनल होगा जो आपके बीच लाएगा। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ इकट्ठा करना। मकसद है कि जितने ज़्यादा बच्चों के पास फ्री कंटेंट पहुंच रहा है, और वो कंटेंट जो लोग पैसों में नहीं बढ़ा सकते, वो मेरी सोच है कि मैं उसको फ्री में पढ़ाऊँ। हमारे बैच की फ़ीस भी मात्र 499 है, कोई बहुत भारी भरकम फीस नहीं है। सोच हमेशा जो है मेरी यही है कि एजुकेशन को ना आजकल ये बना दिया है कि भाई देखो इससे बहुत ज़्यादा पैसे कमाए जाए। मेरा कोई ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हिमाचल का हर एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा हमारे चैनल के माध्यम से पढ़े, कि ताकि वो बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों की तरफ ना भागे। उनको जो है वो 500 रुपये में घर बैठे 499 में वो कोचिंग मिल सके, जो वो बड़े बड़े एकेडमी में उनको नहीं मिलती है। तो ये मैं आपको बता रहा था बस इस वीडियो के माध्यम से। तो आप मेरे भाई बहनों सभी लोग और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और आपकी सपोर्ट से बहुत सारा सब्सक्राइबर यूट्यूब में हो गए हैं। और आप इसी तरह सपोर्ट करते रहे, चैनल को आगे शेयर करते रहे। एक दिन हमारा चैनल बहुत आगे जाएगा, और जब भी आगे जाएगा, आ जा रहा है, मेरी यही सोच है कि कम पैसों में बच्चों को पढ़ाया जाए, उनको अच्छी शिक्षा। ये हम भी जानते हैं कि फ्री में नहीं हो सकता सब कुछ। ऐप होती है, उसके अंदर चीज़ें होती है, फ्री में कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, एक समझदार बच्चा जानता है, लेकिन एक उतने रेंज में हो सकता है कि जो बच्चा दे सके। 499 महीने का कोई भी बच्चा दे सकता है ना। लेकिन अगर एक साथ आपको 3000, 5000 और 10,000 देने पड़े, तो बच्चे के पास इतने होती भी नहीं है। ये बेरोजगारी आजकल की आप देख सकते हैं। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे पड़ते हैं जो कि आपके हिमाचल के, जैसे चंबा को जम्मू से जोड़ता है एक दर्रा है जिसका नाम है पादरी। तो चंबा को जम्मू से जोड़ने वाला दर्रा है पादरी दर्रा। इसके अलावा एक और अगर मैं आपको बताना चाहूँ, आपका वारू दर्रा है। वारू दर्रे की अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि वारू दर्रा किससे किसको जोड़ता है, तो वारू दर्रा चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है। तेलंग दर्रा भी आपका चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है। जालसू भी आपका चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है। और चोरी दर्रा भी चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है। और भीम गसूतली दर्रा भी चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए एक बार पुनः हर हर महादेव।